पूरी। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को सबको? तो सर बेसिकली वो जैसे कि लोगों का रैम कम होता है ना, तो वो उनकी जो हार्ड डिस्क और एसएसडी होती है ना, तो उससे वो विंडोज सेटिंग में जाके थोड़ा स्पेस एलोकेट कर सकते हैं रैम के लिए। तो फिर एक तो ओरिजिनल वो जो स्टिक वाली रैम जो होती है, एक तो वो होगी, और फिर ऊपर से जो एसएसडी का स्टोरेज होगी वो भी जो है ना रैम की तरह काम करेगी। तो इस तरीके से फिर रैम बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा तुमने डिफाइन किया। ये हैव एक्सप्लेन इट वेल। कि एक तो हमारी फिजिकल रैम होती है जो हम मेमोरी स्टिक देखते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो समटाइम इट हैपेंस कि अगर हम ज्यादा प्रोग्राम्स अपनी मेमोरी में डालें, यानी रैम में ज्यादा प्रोग्राम्स डालें। अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हो कि आपके पास अब एक ऑप्शन होगा डुअल स्क्रीन का, यानी स्क्रीन वन स्क्रीन टू ऐसे सिलेक्ट हो रही है आपके सामने। एक आईपैड की स्क्रीन है और यस। एक लैपटॉप की होनी चाहिए। जी सर। लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन टू सर की बात फाइल, करें। सर टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर टास्क आ रहा है। मैनेजर। टास्क मैनेजर में देख सकते हो गूगल क्रोम खुला हुआ है। तकरीबन 1133 MB की स्पेस ले रहा है। जूम मीटिंग अलग ले रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। हमारी मेमोरी अभी 7.1 है, ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 16। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एज। यहाँ से मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। मैं दो चार प्रोग्राम्स खोल लेता हूँ। मैंने एज खोल दिया। तो वो जो 7.1 था, अब आप देख सकते हो दैट रीचेस टू 7.7। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन के लिए अपनी ही स्क्रीन पे जाओ, सिलेक्ट करो स्क्रीन वन स्क्रीन टू, ऐसा कुछ ऑप्शन आ सर। रहा। देखो, सर। अच्छा हाँ, आ रही आ है। रहा होगा, सब चेक कर लो, आ रहा होगा। सर। जी बेटा पूछो। सर वो जो ग्राफिक्स कार्ड में जो मेमोरी होती है उसको भी वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वो भी एक ही तरह तरह की होती है। जो ग्राफिक कार्ड की मेमोरी होती है? उसको भी वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नहीं, वीरैम। वो डेडिकेटेड अलग है। उसका नहीं पर नाम, ग्राफिक कार्ड। उसका नाम ग्राफिक तो वीरैम ही कहते हैं उसे सर। उसको उसको वीरैम ही कहते हैं। तो वो फिर डेडिकेटेड फ्रॉम द प्रोसेसर जो है ना, वो आपको दे रहा होता है। वैसे तो आपके पास जब आप कोई ग्राफ मतलब मशीन ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो या डेस्कटॉप ले रहे हो, तो उसके लिए तो आपका ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड होता है। लेकिन ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। कि यहाँ अगर आप देखो कि ये आपकी 7.8 मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर गेम चलाता हूँ और भी बहुत सारी चीजें चलाता हूँ, तो ये मेमोरी 8 से लेकर 16 GB तक पहुंच सकती है। और जब ये फुल हो जाएगी तो क्या मेरा कंप्यूटर मना कर देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? या वो बैठ जाएगा? क्या होना है? फिर क्या होना होगा? स्क्रीन तो सबके सामने आ रही है ना भाई। सर वो आपकी लोकल स्टोरेज इस्तेमाल करेगा रैम की तरह। वो क्या करेगा? वो आपके हार्ड डिस्क से स्पेस ले लेगा। अब इसके लिए परफॉर्मेंस ऑप्शन में जाके आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप लिखोगे परफॉर्मेंस और ओपन करोगे, तो ये जो विंडो खुलेगी इसके एडवांस में आ जाना, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल मेमोरी। सबके पास स्क्रीन टू आ रही है ना, ये आप खुद सिलेक्ट करके लाओगे भाई स्क्रीन, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी पे गए, चेंज किया, चेंज करके मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली हटा के अपनी मर्जी से वर्चुअल मेमोरी का साइज सेट कर सकता हूँ कि यानी मेरी हार्ड डिस्क का कितना हिस्सा है जो इसको मिल सकता है एज अ वर्चुअल मेमोरी के तौर पे। यानी जब मेरी फिजिकल स्टोरेज, ये जो मेमोरी है ना, ये मेरी फिजिकल स्टोरेज है, मदरबोर्ड पे रैम लगी हुई है। लेकिन जब ये फुल हो जाएगी तो फिर मुझे हार्ड डिस्क से कुछ उधार जगह लेनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आती है? सर हाँ जी। सर मेरी जो लोकल डिस्क सीन है वो फुल रेड हो गई है, तो अगर मैं वर्चुअल मेमोरी लगाऊंगा तो उससे सिर्फ इतना फायदा होगा कि तुम्हारे जो रैम के प्रोग्राम है उस पर अफेक्ट जो है थोड़ा कम पड़ेगा। बाकी कि तुम्हें उससे कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला है कि तुम ये सोच लो कि वो जो सी भर रही है तो उसका डाटा उठा के डाला जाएगा। क्योंकि वो डाटा हमेशा परमानेंटली नहीं डाला जा रहा होता, वो एक टेम्परेरी डाटा होता है। ओके ओके। हाँ मतलब परमानेंटली नहीं है, उसके लिए तो फिर तुम्हें अलग से कोई फिजिकल स्टोरेज लगानी पड़ेगी। तो बच्चों ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई मेरी? क्लियर है सबको? हाँ या ना लिख के तो बता दो मुझे मैसेज पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी सर क्लियर है। तो जी सर दो क्लियर या है। 3 मिनट रुको, अजान मुकम्मल होती है फिर मैं आगे जाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लिख सकते हो उतनी देर में, फिर मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। अजान के बाद बात करते हैं।
सर इसमें फिर डाटा लॉस नहीं हो सकता। डाटा लॉस वाली तो कोई सिचुएशन यहाँ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक स्वैप स्पेस के तौर पे काम करती है बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। तो लॉस वाली चीज़ तो नहीं होती। डेफिनेटली रेकमेंडेड तो इसलिए नहीं होती कि रेकमेंडेड की दो वजूहत हैं कि वर्चुअल मेमोरी, तो ये कह लो ना कि आपके पास रैम की कमी है तो आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इसी तरह बता रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये रैम के उसके मतलब रैम की तरह काम करती है, इसके अंदर भी रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं? नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत आसान लफ्जों में क्लियर करूं। यहाँ पे देखो ये क्या कहता है कि रैम जो है ना वो तुम्हारी फिजिकल मेमोरी है। और ऐसा होता है कि रैम फिल हो जाती है। जब रैम फिल होने लगती है तो एक टाइम आता है कि रैम पूरी फिल हो जाती है। उसके लिए ना इस डायग्राम को समझना। ये डायग्राम आपसे ये कहती है कि, यहाँ से देखते हैं, ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये आपसे कह रहा है कि एड्रेस स्पेस है। एड्रेस स्पेस का मतलब कि किस प्रोग्राम को कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ठीक है। ये पांच प्रोग्राम्स हैं जो मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी ये मेमोरी एक्सेस चाह रहे हैं। प्रोग्राम जीरो था, वो थ्री पे चला गया। प्रोग्राम वन था, वो उसको जो मेमोरी मिली वो मेमोरी की जीरो एड्रेस मिल गया। प्रोग्राम टू को मिला वन, और प्रोग्राम थ्री को मिला टू। तो इन चार प्रोग्राम्स को तो मेमोरी मिल गई, लेकिन ये जो चौथा वाला प्रोग्राम था इसको कहीं पे भी मेमोरी नहीं मिली। When program 4 tries to access RAM, there is no available memory, causing a system crash. आपका सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकता है, that all could be done. ये वो वजह है जिसकी वजह से वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट हुई, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। अब आप यहां देखना, द फर्स्ट डायग्राम वॉज विदाउट वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो पहली वाली डायग्राम आपको बिना वर्चुअल मेमोरी के नजर आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी केम इनटू प्लेस, सो अब आप यहां देख सकते हो कि डिफरेंस ये है कि ये पूरी की पूरी हार्ड डिस्क इस प्रोसेस के बीच में आ गई। कैसे? एग्जैक्टली द सेम, वही पांच प्रोसेस थे और वो मेमोरी को एक्सेस करना चाहते थे। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया 32 बिट मैप का, जो किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी जो देनी होती है, एलोकेट करनी होती है, वो 32 बिट मैप के जरिए होती है। तो अब आप जरा देखो, इसको मैं अगर सब हटा के क्लियर करूं और आपको समझाऊं, तो अब ऐसा होगा कि हर प्रोग्राम एड्रेस स्पेस के जरिए, यानी जीरो जो है एड्रेस स्पेस में गया और जीरो को थ्री मिला, थ्री रैम की वो मिल गई, मेमोरी मिल गई, थर्ड लोकेशन। जो फर्स्ट प्रोग्राम था, प्रोग्राम नंबर वन, उसको जीरो एड्रेस मिला। जो तीसरा प्रोग्राम था दैट इज ऑन टू, यानी टू क्या, तो दूसरा जो जीरो वन से शुरू हो रहा है, तो तीसरा प्रोग्राम था, उसको आपने मेमोरी नंबर वन दे दी। और जो चौथा प्रोग्राम था उसको आपने मेमोरी नंबर टू दे दी। सवाल वही वाली सिचुएशन आ गई जो पीछे आ रही थी, कि जो पांचवा प्रोग्राम आ रहा था, मैंने यहाँ फाइव लिखा है, उसको कोई जगह नहीं मिली रैम के अंदर कि उसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि यहाँ मजीद रैम नहीं है। तो उसको आपने मैप करा दिया हार्ड डिस्क में। अब आपने क्या किया, वो जो प्रोग्राम था उसको बजाय रैम में डालने के आपने उसको हार्ड डिस्क में डाल दिया, और आपकी हार्ड डिस्क अभी वर्चुअल मेमोरी के तौर पे काम करने लगी। तो अब क्या हुआ कि प्रोग्राम तो चलते, मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आप कोई डाउनलोडिंग कर रहे थे, वो डाउनलोडिंग हुई और वो डाउनलोड कंप्लीट हो गई। प्रोग्राम जीरो जो था, लेट सपोज, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रोग्राम जीरो, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई, उसको जो भी मेमोरी की ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी हो गई और उसने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। व्हाट डू यू थिंक अब क्या होना चाहिए? अगर मैं इस पॉइंट पे आगे चुप हो जाऊं तो अब आप आगे की बात क्या बता सकते हो कि प्रोग्राम जीरो को जो रैम चाहिए थी वो अब रिलीज होने को है, अब क्या होगा?
सर आई गेस वो जो 4 की जो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर था उसको उठा के वापस से रैम में डाल देंगे, क्योंकि स्पेस खाली हो गई, राइट? वेरी गुड। देखो ना, यही लॉजिकल तो आंसर चाहिए था कि जब ये जीरो स्पेस तुम्हारी खाली हो गई, फ्री हो रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पांचवी वाली जगह जो रैम में जा रही थी, उसको तुमने मैप कर देना है जीरो पे। मेरी बात याद रखना कि फिफ्थ 5 विल गो टू जीरो, विल गो टू जीरो। ये बात नीचे लिखी हुई भी है। जो फिफ्थ प्रोग्राम है वो जाएगा मेमोरी जीरो पे। और फिर वाइस वर्सा क्या होगा, यहाँ स्वैपिंग की बात हो रही है ना, तो वाइस वर्सा जो है कि वो प्रोग्राम जो जीरो में रखा हुआ था उसको उठा के फिर कहाँ डाल देंगे, वो जीरो वाला HTT में चला जाएगा, वो वी एच रैम डी में। डी में चला जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम था जिसको मैं कंप्लीट कह रहा हूं, तो वो स्वैप करके एच डी डी में चला जाएगा। अब जो मैंने बातें बताई हैं वो देखो लिखी हुई भी हैं कि भाई जीरो जो था वो मैप करेगा थ्री में, वन जो है वो मैप करेगा जीरो में, ऐसे करके उसने चार चीजें मैप करा दी। अब वो कह रहा है कि प्रोग्राम फोर कैन नॉट यूज रैम, प्रोग्राम फोर रैम का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि आगे रैम बची नहीं है, एंड इट्स डाटा हैज बीन मैप टू द एचडीडी। तो वो डाटा एचडीडी में डाल देंगे इंस्टेड ऑफ जीरो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा देखना कि अब क्या होगा कि ये वाली सिचुएशन तो पूरी हो गई। तो अब इसके बाद यहाँ पे लेकिन एक और दफा रिपीट करेंगे? एक और बार रिपीट करूं, कहाँ से करूं रिपीट, सर ये पूरा बस एक ओवर। ये पूरा प्रोसेस रिपीट करूं? जी जी सर, बस ये थे लेकिन। देखो, ये हमारे पास एक पूरी, ये विद वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले जो विदाउट था उसमें हार्ड डिस्क नहीं थी, ये ऊपर वाला जो था, इस वाले में आप देख सकते हो, इस वाले में यहाँ पे कोई हार्ड डिस्क या कोई एसएसडी नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी के बिना कॉन्सेप्ट था। जब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हार्ड डिस्क और एसएसडी का कॉन्सेप्ट आया कि वो प्रोग्राम जो मेमोरी एक्सेस नहीं कर पाएंगे उनको टेम्परेरली हार्ड डिस्क में रखा जाएगा। फिर जब जो पहले प्रोग्राम्स थे, क्योंकि सबसे पहला जो प्रोग्राम था, लेट सपोज अगर मैं बोलूं कौन सा था, ये वाला जीरो वाला, और ये जा रहा था थ्री पे, ठीक है। तो जो प्रोग्राम पहले गया है तो चांसेस ये हैं कि वो पहले प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी तो आप देख सकते हो कि ये जो जीरो था ये गया है अभी रैम में थ्री पे। ताकि सवाल है तो पूछो। सर मुझे पूछना था कि कोई वजह है कि जो ज़ीरो है वो 3 पे जा रहे हैं ज़ीरो के बजाय। ये ऐसा होता है कि ये जो 32 बिट का मैप होता है ना, तो ये इसमें होता ही है कि ये तो एक उसने सेक्शन ऑफ मेमोरी दिया हुआ है। असल में जब मेमोरी होती है तो मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम्स जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स जा रहे हैं, तो एक तो ये कि एक तो कंटीगस मेमोरी लोकेशन भी होती है समटाइम, बट समटाइम ऐसा होता है मेमोरी में बीच में चंक्स पड़े हुए होते हैं खाली खाली, तो जो अवेलेबिलिटी होती है वो उसको वहां मिल जाती है। ऐसा भी होता है क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स चला रहे होते हो। तो मैं बताता हूँ इसका इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है कि अज्यूम करो कि ये तुम्हारे पास मेमोरी है, सवाल तुम्हारा अच्छा है, ये मेमोरी है, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो अब पहले एक प्रोग्राम आया जिसने इतनी मेमोरी ले ली, फिर उसके बाद दूसरा इतना प्रोग्राम आया जिसने इतनी मेमोरी ले ली। अब अज्यूम करो कि तुम्हें तीसरे प्रोग्राम के लिए जगह चाहिए थी, तो उस तीसरे प्रोग्राम की जगह से पहले तुम्हारे पास ये वन वाला जो है ये फ्री हो गया। तो अब तुम यहाँ पे जो तीसरा प्रोग्राम था वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, ऐसा ही है। फिर ऐसा हुआ तुम्हें चौथा प्रोग्राम चाहिए था, अब चौथा प्रोग्राम जो था वो यहाँ से, मतलब इस टू के बाद चौथा प्रोग्राम यहाँ कंटिन्यू करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा जब चल रहा होगा तो अचानक से फिर जब तुम्हारा टू वाला होगा वो टू कंप्लीट हो जाएगा। जब टू प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, जब कंप्लीट होता है तो रैम से बाहर आ जाएगा। फिर जब ये फ्री करेगा तो हो सकता है इसके अंदर पांचवा चला जाए। तो इसलिए मेमोरी में जो जगह है ना वो खाली होती है, बनती रहती है, मतलब उसमें डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हो उसमें कभी भी ना कंटीगस मेमोरी लोकेशन में डाटा नहीं जा रहा होता, जैसे जैसे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं वैसे वैसे जगह उसको दी जा रही होती है। क्या तुम्हारा आंसर यहाँ पे समझ में आता है? जी सर, थैंक यू। ओके, मेरी सवाल पूछो। सर जीरो जो है वो सबसे ओल्डेस्ट
डेटा हाँ, है उसके अभी अंदर। अभी ये अज्यूम करो कि जो जीरो है, क्योंकि उसने भी यहाँ पे भी उसने यही बात कही है कि जो सबसे पहले एड्रेस हो रहा है, देखो ना, अगर तुम हाइलाइटर को फॉलो करो तो जीरो गया 32 बिट मैप में, और ठीक है। जीरो चला गया यहाँ। तो मेरा इससे एक सवाल था कि जो जीरो है वो फिर हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जाएगा, उसकी वैल्यू यही तो बात की तो थी हमने, फोर कि में, हाँ देखो वो चीज सबसे समझ पहला गई। प्रोग्राम जो था जीरो था, जो थर्ड पोजीशन पे गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो चौथा प्रोग्राम जा रहा है, ये चौथा प्रोग्राम जा रहा है, इसको कुछ नहीं मिला अभी, तो ये हम्म। एसएसडी में चला गया। अब आगे देखो ना, आगे क्या कर रहा है ये, चाहिए आगे तो अगर, एसएसडी उसको वहां पे उस पे भेजती है, थ्री स्पेस पे। हाँ देखो यही तो हो रहा है कि तुम्हारा जीरो जो ठीक है था, सर। अब जरा गौर करना, ये देखो देखो, जीरो पहले कहाँ जा रहा था, 3 पे जा रहा था, बताओ, याद है? जी जीरो पहले यहाँ जा रहा जी था ना। जी याद है। अब जब जी। यहाँ जा रहा था तो अब तो रिलीज हो गया, तो अब रिलीज होने की वजह से अब जीरो यहाँ नहीं जा रहा, बल्कि अब जीरो कहाँ जा रहा है, एसएसडी में, डायरेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव में जा रहा है। हार्ड डिस्क में। और अगर तुम्हें याद हो कि जो चौथा वाला प्रोग्राम था, वो कहाँ जा रहा था, वो हार्ड डिस्क में जा रहा था, अब यहाँ पे जा रहा है एड्रेस अब पे। हार्ड डिस्क में जा रहा था, लेकिन क्योंकि हार्ड डिस्क में तो अब जीरो वाला चला गया है, तो अब ये वापस कहाँ चला जाएगा, 3 पे, जो कि जीरो की स्पेस थी, यहाँ देखो, जी। यहाँ देख लो, जीरो की स्पेस जो थी वो कौन सी थी, 3 थी ना। तो 3 को जीरो ने रिलीज कर दिया, जब 3 को जीरो ने रिलीज कर दिया, तो अब 3 के अंदर जो चौथा प्रोग्राम था वो चला जाएगा। बच्चों हाँ या ना करके जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई नहीं? जी। कॉन्सेप्ट तो ये है इसका। पेपर में क्या आता है, पेपर में उसने डायग्राम बोली है बनाने को, ठीक है। पास्ट पेपर के जो सवाल है उसमें ये पूरा उसने पूछा है कि ये वाली डायग्राम डिपेंड ऑन कि भाई वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, तो ये डू वी मैच दीज नंबर्स इन द एग्जाम। हाँ मतलब फिर ये इसी तरह बनानी पड़ेगी ना तुम्हें। मैं दिखा देता हूँ, अभी क्लास के एंड पे एक सवाल दिखा दूंगा तुम्हें। तो देखो वर्चुअल मेमोरी का तुमने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक कवर हो गया। और उसमें किसी ने मुझसे डेफिनेशन भी पूछी थी, तो डेफिनेशन बिल्कुल इसके एंड में भी लिखी हुई है, वैसे तो यहाँ बीच में लिखी होती है, लेकिन अगर आप एंड ऑफ द चैप्टर जाते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। वर्चुअल मेमोरी इज बेसिकली एक कह सकते हो कि एक ऐसी मेमोरी होती है दैट इज द स्पेस ऑफ रैम प्लस स्वैप स्पेस। तो जहां आप रैम और स्वैप स्पेस की बात करते हो, वहां वर्चुअल मेमोरी की बात आती है। तो ये जो पूछ रहा था डेफिनेशन का, डेफिनेशंस तो यहाँ से मिल सकती है, जिसमें कहता है कि ये एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है दैट मेक यूज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब रैम या रोम, नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क, एंड सॉफ्टवेयर टू इनेबल कंप्यूटर टू कंपनसेट फॉर द शॉर्टेज ऑफ एक्चुअल फिजिकल रैम। तुम्हारी एक्चुअल फिजिकल रैम शॉर्ट पड़ रही है, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को, जो कि रैम में नहीं आ पा रहा, कुछ देर के लिए एसएसडी या हार्ड डिस्क में रखते हो। और उसके बाद फिर जब प्रीवियसली जो डाटा चल रहा होता है, जब वो रैम को फ्री कर देता है, तो आप उसको स्वैप करा देते हो उस डाटा के साथ जो आपने हार्ड डिस्क में रखा होता है। अच्छा जी, सवाल क्या है? पहले मुस्तफ़ा समद, फिर मेहदी अब्बास। फिर जैसे एग्जाम्स लाइक एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर हम लोगों को लास्ट मिनट रिवीजन जो होती है उसके अंदर हम लोगों का बेस्ट ऑप्शन यही होता है ना कि अगर हम लोग डेफिनेशन खाली कर लें एंड हाउ दी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी मैकेनिज्म किस तरह होती हैं हाउ डू दे ऑपरेट, ये बस सीखना होता है, राइट? इनफ है, अगर इतना भी कर लेते हो तो डेफिनेटली अच्छा ही कर लोगे। ओके। ठीक है, इसकी एक ग्लॉसरी भी है, मुझे रात में मैसेज करना, मैं निकालता हूँ। तो इसकी पूरी एक ग्लॉसरी मेरे पास है टोटल टर्म्स की, वो अलग पीडीएफ है। तो वो मुझे कोई एक बच्चा रात में 11-12 के बाद मैसेज कर रहा है, मैं देखता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा। उसमें पूरे कंटेंट सब डिफाइंड है। तो यानी अगर तुम्हारा कहीं से कुछ भी आ जाए तो 2-3 मार्क्स तो तुम आराम से हासिल कर लोगे किसी भी चीज़ के बारे में बात करके। बच्चों आगे बढ़ जाऊँ, ये बात समझ में आ गई? तो डेफिनेशन किसी ने पूछी थी, मैंने डेफिनेशन बता दी। एक्सप्लेनेशन वाली बात अगर पूछे तो तुम ये वाला प्रोसेस जो मैंने यहाँ करवाया है उसको लफ्ज़ों में बयान कर देना। If, for example, if there are 4 programs and the available memory space is 3, so the fourth program will go into the hard disk or SSD till the first program releases the RAM. Once the first program releases the RAM, so that will send to the hard disk and the fourth program will take the memory RAM space.
क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बात हो जाएगी। उसके बाद ये जितना भी कुछ लिखा है ना, ये सब वो कहानी है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा इसमें, ये चीज कि वर्चुअल मेमोरी के बेनिफिट्स बता दो। ठीक है, देखो बेनिफिट्स तो ये है कि अगर तुम्हारे पास रैम की कमी है तो तुम फिजिकल मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर समझ लो, ये अपना काम चला सकते हो। तो प्रोग्राम कैन बी लार्जर, प्रोग्राम ज़्यादा हो सकते हैं फिजिकल मेमोरी से। देयर इज नो नीड टू वेस्ट मेमोरी विद द डाटा दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, दैट इज ड्यूरिंग एरर हैंडलिंग। reduces the need to buy and install more expensive RAM। आपको फिर रैम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्चुअल मेमोरी ही आपका काम निकाल देगी। लेकिन इसके साथ एक मसला आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क थ्रैशिंग। इस डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर स्वैपिंग बार बार करेगा, है ना। अगर इसको पढ़ो तो कहता है कि एज मेन मेमोरी फिल्स मोर एंड मोर डाटा नीड्स टू बी स्वैप। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ना वर्चुअल मेमोरी का, तो स्वैपिंग बढ़ जाएगी। जब स्वैपिंग बढ़ेगी तो आपका वर्चुअल मेमोरी लीडिंग टू वेरी हाई रेट ऑफ हार्ड डिस्क रीड राइट हेड मूवमेंट्स, तो आपकी रीड राइट हेड मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगी। इस चीज़ को आप कहते हो डिस्क थ्रैशिंग। और अगर आपका कंप्यूटर मोर एंड मोर टाइम स्पेंड कर रहा है डाटा को मूव करने के लिए मेमोरी से इन एंड आउट, तो फिर आपका प्रोसेसर अपना एक्चुअल काम कब करेगा? तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस कम्स टू हॉल्ट, फिर आपका सिस्टम हैंग करना शुरू करेगा, क्रैश करना शुरू करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए, क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो ज्यादा बिजी होगा डाटा को इन एंड आउट मूव करने के, एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहा होगा, स्वैपिंग पे लगा हुआ होगा। तो इस वक्त फिर एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड थ्रेश पॉइंट। अ पॉइंट वेयर द रीड राइट ऑपरेशंस बेसिकली अगर इतने ज्यादा हो जाते हैं जो आपके सिस्टम को एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करने होते। और इस लार्ज नंबर ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट्स, ये जो रीड राइट हेड मूवमेंट्स हो रही हैं, इसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क जो है वो फेलियर की तरफ चली जाती है, उसका रीड राइट हेड खराब हो जाता है। तो थ्रेशिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंस्टॉलिंग मोर रैम। भाई या तो रैम ही बढ़ा लो, या फिर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। ये चीजें पूछ सकता है कि भाई आप या तो रैम बढ़ा लो या फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कम कर दो। और सबसे आखिरी ऑप्शन है कि बजाय हार्ड डिस्क इस्तेमाल करने के एसएसडी कर लो, क्योंकि एसएसडी में कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होता, तो मैकेनिकल ऑपरेशन होने की वजह से रीड राइट हेड खराब होगा। अगर एसएसडी लगा देते हो तो रीड राइट ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो एंड द प्रोसेस कम लाइक डू वी हैव टू एक्सप्लेन द फुल थिंग। 4 मार्क का पूछा जा सकता है, 4 मार्क का पूछ सकता है कि वर्चुअल मेमोरी कैसे एक्सक्यूज मी काम सर, करती है। तो मैंने जो बताया उसी को लिखना होगा। हाँ जी, अब कौन है? मेहदी, सर पूछो। इसमें कुछ पेजिंग लिखा हुआ है। पेजिंग। पेजिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहाँ पे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। विवेक कोई सवाल है? कोई सवाल था विवेक का? और मेहदी, और इसके मैं अलावा ये कोई पूछना सवाल कर चाह रहा सकते? था कि ये जो जो डिस्क थ्रैशिंग होती है तो ये डिस्क के ऊपर वो बर्डन डालती है ना? डिस्क थ्रैशिंग अगर हार्ड डिस्क लगाई हुई है तो बर्डन डालेगी, ओके सर। ये है। तो यही तो बता रहा ना, इसके इसके 2 से 3 फायदे नुकसान तो होने चाहिए ना। तो मैंने बताया ना कि देखो, फायदा तो ये है कि आपको एक्सपेंसिव रैम खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। और इसके अलावा क्या हो सकता है फायदा वर्चुअल मेमोरी का? आप अपनी फिजिकल मेमोरी से ज्यादा प्रोग्राम्स चला सकते हो। नुकसान क्या होगा? डिस्ट्रैशिंग हो जाएगी। अच्छा, पेजिंग की बारे में बात की थी, पेजिंग का बता देता हूँ। देखो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी, चलो यहाँ से देख लेते हैं। तो कहते हैं देखो, पेजिंग अब हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कहते हैं कि पेजिंग इज यूज बाय मेमोरी मैनेजमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क, ठीक है, एंड कॉपी इट इनटू द रैम। तो पेजिंग एक सिंपल वो तरीकेकार है जिसमें डाटा लाके किसी भी स्टोरेज डिवाइस से लाके रैम में रखा जाता है। ठीक है, तो पेज इज अ फिक्स लेंथ कंसेक्यूटिव ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है, यूटिलाइज इन वर्चुअल मेमोरी। तो डाटा जो भी लाके रखा जाता है, तो ऐसे समझ लो कि ये अगर हार्ड डिस्क की एसएसडी है, ठीक है, हार्ड डिस्क या एसएसडी है, तो उससे जो डाटा लाके रखा जाएगा, ठीक है, वो इस तरह से रैम में लाके रखा जाएगा।
ठीक है। तो कह रहा है इज यूज बाय मेमोरी मैनेजर टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड कॉपी इट इनटू द रैम। तो पेजिंग के केस में क्या होता है कि आप डाटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, पहले उसको हार्ड डिस्क से लाके रैम में रखते हो, फिर उसके बाद वो एक्सेस होता है। ये आ जाएगा। ठीक है। पेजिंग की एक्चुअल डेफिनेशन देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, डेफिनेशंस नीचे ही लिखी हुई है, तो डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। मैं लिखवा देता हूँ, अगर यहाँ नहीं है तो उसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, मैं बता देता हूँ पेजिंग की। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिख लो, अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो मैं बता देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ उसके साथ। ये चल रहा है ना, यही बेस की डिस्क्रिप्शन थी। तो यहाँ पे लिख लो इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक in operating system that enable process to access more memory than is physical available। जैसे फिजिकल तो आपके पास रैम में कमी हो रही होती है ना, ठीक है, तो अब जो उससे ज्यादा डाटा लाके डाल रहे हो, वो जिस जगह लाके डालोगे वो पेजिंग होती है। वो पेजिंग बेसिकली एक कंटीगस मेमोरी लोकेशन होती है। थोड़ा और आसान सिंप्लीफाई करूँ तो ये बोलूंगा कि पेजिंग क्या है, कि रैम की अगर जगह भर गई है तो फिर जो प्रोग्राम लाके डालने हैं वो एक टेम्परेरी सी जगह पे लाके डालोगे, या टेम्परेरी मेमोरी स्पेस में लाके डालोगे, जिसको पेजिंग कहते हैं। क्या आप बात समझ में आती है? बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? फीडबैक कोई नहीं मिल रहा मुझे, फीडबैक दो जल्दी से, हाँ या ना। सर जी सर। जी सर, मुझे वर्चुअल समझ आ रहा है। जी मेमोरी, सर। उसका फायदा नुकसान, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, दो दो तीन तीन तो पढ़ लिए। बाकी उसके अलावा, अच्छा जी, पढ़ लेते हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं अभी। क्लाउड स्टोरेज भी निकल जाएगा क्योंकि ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। आप सबको पता है कि आप सबके मोबाइल का डाटा जैसे ही बिना, यानी प्ले स्टोर या आपका एप्पल आईडी जो है वो आपके बिना स्टोर्स के चल नहीं सकता, और स्टोर्स के ऊपर जो डाटा आता है वो क्लाउडली स्टोर होता है। हम जब भी अपना मोबाइल फ़ोन को नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हम ज़ाहिर है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा गूगल फोटोज, अच्छा नाम लिखने नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी भी ब्रांडिंग नेम को वो सपोर्ट नहीं करता। तो जो गूगल फोटोज हो गई, जो गूगल ड्राइव हो गई, ठीक है, आपकी वन ड्राइव हो गई, ठीक है, तो ये जितनी भी स्पेसेस हैं ओवर द इंटरनेट, यानी इसमें ऐसा होता है कि फिजिकल स्टोरेज को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको यूएसबी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पासपोर्ट यानी कोई भी मीन्स ऑफ किसी भी किस्म की फिजिकल स्टोरेज लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा अपना डाटा क्लाउड पे रखा, आपको कल कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको यूएसबी की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल रात में ही अपने अकाउंट के ऊपर उस प्रेजेंटेशन को अपलोड कर दिया, नेक्स्ट डे जाके आप अपना अकाउंट खोलोगे, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी जाओगे, और वहां से अपना डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज इज अ मेथड ऑफ डाटा स्टोरेज वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर्स। रिमोट का मतलब है आपके पास नहीं होते, बड़ी दूर दराज होते हैं। द सेम डाटा इज स्टोर्ड ऑन मोर देन वन सर्वर। टोटल ना 7 जगहों पे आपका डाटा जाता है, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट आता है रेड का, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आपका डाटा जैसे गूगल है, वन ड्राइव है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना क्लाउड क्लाउड की, वो आपके डाटा को 7 जगह रखने का पाबंद है। 7 जगह यानी 7 इमेजेस होती हैं उसकी। तो अगर इन केस अगर आपकी सर्वर की मेंटेनेंस हो रही है, कोई रिपेयर है, कोई नागहानी आफत आ जाती है, कहते हैं ना डिजास्टर, बारिश, सैलाब, जलजला, तो इसलिए अलग अलग जगहों पे आपका डाटा रखा जाता है, ताकि
बाद में अगर इनकेस कहीं डाटा चला भी जाए तो किसी दूसरे सर्वर से आप उसको उठा के एक्सेस कर सकते हो। मुस्तफ़ा समद पूछो। सर वैसे ये क्लाउड सर्वर्स होते किधर हैं, मतलब कौन सी कंट्रीज के अंदर? कौन सी कंट्रीज में होते हैं? गूगल ने अपने कई जगहों पे बनाए हुए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसी इंटरनेट पे काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं कि जैसे कुछ, जैसे अंडर वाटर भी हैं। ये जो तुम्हारे वो है ना, क्या कहते हैं, जैसे गूगल का हो गया या इवन फेसबुक वगैरह का भी, ठीक है। तो ये जो सर्वर्स होते हैं, ये अलग अलग दुनिया में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। मतलब अमेरिका में तुम्हें मिल जाएंगे, यूके में मिल जाएंगे। तो इस तरह कई सारे तुम्हें क्लाउड सर्वर्स मिल जाएंगे। सर तो हाँ पाकिस्तान जी, में है क्या? पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि डाटा तो मतलब ये वाला नहीं होगा, गूगल शूगल का मुझे नहीं पता कि इधर गूगल का होगा नहीं होगा, बट सर ये है कि हाँ जी। जैसे कि जो गूगल की जो ड्राइव है वो भी क्लाउड है, हाँ लेकिन ना, जितना ब्रीचेस फेसबुक और एक्स पे होते हैं उतने तो गूगल पे नहीं होते। ये सिर्फ इसी वजह से तो नहीं कि वो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। हमारा सवाल मैं ठीक से समझ नहीं पाया। एक काम आप लोगों ने और भी करना है कि आपने सेकंड स्क्रीन पे जाना है, तो मैंने वहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखाई हुई है। तो ये इस तरह से है। तुम दोबारा से अपना सवाल रिपीट करो। मतलब फिजिकली हार्ड डिस्क है ये सारी रखी हुई है, ये पूरी फिजिकल स्पेसेस है। आपको तो लगता है कि आपका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं क्लाउड पर जा रहा है, लेकिन वो होता हकीकत में किसी फिजिकल हार्ड ड्राइव में ही है। मैं वो कह रहा हूँ जैसे कि फेसबुक और एक्स पे वो आते हैं कि वो कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया और स्कैंडल्स हो रहे हैं, ब्रीचेस हो रहे हैं फेसबुक और एक्स पे। लेकिन जिस हम्म। तरह गूगल का भी तो ड्राइव है वो भी तो क्लाउड पे स्टोर करता है, लेकिन कभी गूगल की तरफ से तो नहीं आया कि गूगल इनकी की सिक्योरिटी इतनी आउट अच्छी हो है, गए। इनकी इनकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, तो इन्होंने बनाया है। उनको लगता होगा, मतलब वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये चीजें खत्म कर दी हैं, क्लाउड्स खत्म कर दिए अपने। जी वही बोल रहा था। तो वो क्लाउड उन्होंने खत्म किया, तो उनको लगता होगा यार हम क्यों ये सर पे अपनी चीज लें, ये जिम्मेदारी क्यों लें। क्योंकि ऐसा हुआ है। अभी तुम इसी डायग्राम के आप लोग सेकंड स्क्रीन चेक कर रहे हो। मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे मैंने आपको क्लाउड स्टोरेज के एरियाज बताए हुए हैं, जहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई होती है और डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो गूगल डाटा सेंटर अगर आप करके लिखोगे ना, गूगल का, फेसबुक का, तो ये बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, लेकिन ये बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं। ये आगे कॉमन जगहों पे नहीं मिलेंगे आपको। जैसे देखो, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा गूगल डाटा सेंटर, ठीक है ना। तो ये इस तरह के बहुत अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बने हुए होते हैं। ये सारे डाटा सेंटर्स हैं। ये डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। एशिया के अंदर आपको मिल जाएगा अपना, इंडिया में तो है, इंडिया में तो वो सर्वर रखते ही हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में डिपेंड करता है इंटीग्रिटी के ऊपर, जो कि बड़ी मुश्किल सी बात होती है, कि उनको पता है अगर यहाँ रखेंगे तो जलाओ, गिराओ, सैलाब, ये चीज़ें बड़ी हैं। एक्चुअली कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है ना, कि आपने क्या वो किए हुए मेजर्स लिए हुए हैं। पाकिस्तान में तो आपने अगर अच्छे मेजर्स नहीं लिए हुए और उनके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रहे, तो वो थोड़ी बनाएंगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि भैया आप कहाँ बनाओगे, तो आप बताओगे भाई मैं इस ज़मीन पे बनाऊंगा। तो इस ज़मीन पे अगर कहीं बनाओगे तो आग लग सकती है, कोई अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ों का ना आना सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे तो कहाँ कहाँ से क्या कुछ निकाल के ले जाते हैं। तो हम डाटा सेंटर अगर रख लें यहाँ पे, तो उसकी सिक्योरिटी तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे नादरा की डाटाबेस गायब हो जाती है, तो फिर ये तो छोटी सी चीज़ है। तो हम आ गए क्लाउड पे। और क्लाउड जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। यानी आपका डाटा रिमोटली किसी और जगह पे फिजिकली स्टोर हो रहा होता है, लेकिन आपको उसे ऑनलाइन डालना पड़ता है। तीन तरह के क्लाउड हो गए: पब्लिक, प्राइवेट, क्लाउड, हाइब्रिड। नाम से जाहिर हो रहा है, पब्लिक क्लाउड वो होगा जिसमें आपका डाटा इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज ए स्टोरेज एनवायरनमेंट वेयर द कस्टमर, क्लाइंट एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर आर डिफरेंट कंपनीज। डिफरेंट से मुराद पब्लिक क्लाउड तो सीधा सीधा गूगल ड्राइव है। मैं आप देख लो, पब्लिक क्लाउड है, मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ, आप एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। ये पब्लिक क्लाउड कहलाता है। प्राइवेट क्लाउड में कहता है दिस इज ए स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय डेडिकेटेड इन्वायरमेंट। डेडिकेटेड इन्वायरमेंट का मतलब है कि प्राइवेट क्लाउड के लिए ना बाकायदा कंपनी पैसे देकर खरीदती है वो, क्योंकि उनका डाटा उनको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि वो बाकायदा पे करके सर्विसेज खरीदें। विवेक सवाल पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि गूगल नहीं ड्राइव कुछ, प्राइवेट क्लाउड नहीं होएगा क्या? क्योंकि सर कौन सा देखो आएगा? हम, जैसे हमारी अपनी ईमेल होती है, हाँ। वो जो अपनी गूगल ड्राइव पे हम खुद अपलोड करें वो कोई और तो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सर वो प्राइवेट क्लाउड नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब दोबारा से बताओ क्या कहना चाह रहे हो, कि आप अपनी ईमेल
सर अगर अपनी ईमेल से मैं कुछ अपलोड करता हूँ अपने गूगल ड्राइव पे, तो सर वो तो कोई और तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो सर यहाँ वो प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड होगा से ना? देखो, यहाँ जो प्राइवेट से बात कर रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे आप लोग अगर अपने स्कूल्स में पढ़ते हो तो आपके अपने स्कूल्स में अपनी अपनी ड्राइव्स हैं सबके पास। स्कूल वाले देते हैं ना कि ड्राइव में डाटा डाल सकते हो। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर वो ये कह रहा है कि ये हमेशा बिहाइंड अ कंपनी फायरवॉल होगी। पब्लिक क्लाउड का तो मतलब ये कि तुम्हारी ड्राइव पे एक्सेस तो मैं कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो कर लूंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है वो उसमें वो इसलिए इन्वायरमेंट इस्तेमाल होता है जिसमें डाटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप रखते नहीं हो। प्राइवेट क्लाउड के अंदर ये बकायदा कंपनीज का जो डाटा होता है ना वो इसमें रखा जाता है। और उसके लिए उसको बिहाइंड द कंपनी फायरवॉल रखा जाता है, यानी उसको सिक्योर कंपनी कर रही होती है। तो इसमें जो कस्टमर क्लाइंट है और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है आर इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेटेड एज सिंगल एंटिटी। छोटी सी मिसाल लेता हूँ मैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम है एबीसी। तो आपको जो अकाउंट मिला होगा तो वो तो यही मिला होगा ना कि अगर याया का स्कूल है एबीसी तो आपको मिला होगा yaya@abc.edu.pk। लेट सपोज ये आपका प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। नॉर्मली जो जी ड्राइव है वो तो पब्लिक क्लाउड है आपका। तो आपके अपने स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब जैसे जो तो सर पाकिस्तान इसका इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चे हैं सऊदीया के, तो उनको मिलता होगा ना उनका ID@Pakistan International School.edu.pk। तो वो कहलाता है प्राइवेट क्लाउड। कि उसके ऊपर वो बाकायदा पे करते हैं, यानी गूगल से ही लेते हैं ये। ठीक है, हाँ AWS जैसे आपने बताया। ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको बाकायदा कंपनी से परचेस करके क्लाउड खरीदना पड़ता है। तो वो प्राइवेट क्लाउड है। और सबसे आखिर में आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड। ये सर एक और सवाल है। कॉम्बिनेशन। हाँ जी पूछो। तो सर अगर समझो कि अगर मेरे पास अपना ओन पर्सनल डेटा सेंटर हो, तो फिर वो कौन सा क्लाउड होएगा? अब वो प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा क्योंकि आपका अपना पर्सनल है, प्राइवेट है, आप उसकी सर्विसेज पैसे देके खरीद रहे हो। सर हम्म। नेस हाँ, फिर किस में आएगा? कौन किस में आएगा? नेस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नैस जो आएगा, अगर हम नैस को देखें, ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो? लाइक अपने राउटर से कनेक्ट किया हो जिसमें सारी की सारी लाइक अपनी मूवीज जो है वो हर डिवाइस से ऑनलाइन वाईफाई पे एक्सेस कर सकें। ये तुमने अपना पब्लिक क्लाउड बनाया हुआ है क्योंकि तुम उसको तुम कंपनी तो हो नहीं ना, ये खुद अपने पास से बना के ही मैनेज करके चला रहे हो। राइट। वो तुम्हारा अपना पब्लिक ही कहलाएगा। तो पब्लिक भी प्राइवेट खिला नहीं सकता होगा। है और हाइब्रिड भी खिला सकता है अगर उसमें कोई डाटा तुमने प्राइवेट डाटा अलग किया हुआ है, उस पर किसी को एक्सेस नहीं है। देखो हाइब्रिड का तो मतलब ये होता है ना कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनवायरनमेंट्स। सम डाटा बिसाइड बिहाइंड द प्राइवेट क्लाउड, कुछ डाटा प्राइवेट क्लाउड में रखते हो। और जो लेस सेंसिटिव डाटा है, देखो जैसे मेरे पास भी स्कूल से मुझे डिफरेंट क्लाउड्स मिले हुए हैं। ठीक है। और स्कूल वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं अभी तो हाइब्रिड समझा रहा हूँ ना मैं। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये है कि मैं जो है एक स्कूल में काम कर रहा हूँ, वहां से मुझे ईमेल मिला हुआ है। ठीक है। और वहां से मुझे उसकी गूगल ड्राइव का भी कुछ ना कुछ स्पेस मिला हुआ है। तो मैं उस पे जो नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ वो मैंने पब्लिक किया है। ठीक है। वो आप देख सकते हो, लेकिन जो पेपर बना के मैं वहां डालता हूँ वो आप देख नहीं सकते। तो हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जिसमें जो लेस सेंसिटिव डाटा है उस पे एक्सेस सबको होता है। तो वो उस वक्त पब्लिक के तौर पे काम कर रहा होता है। और जो मोर सेंसिटिव डाटा होता है वो आपका आप अपने पास ही, यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी लगा के रखते हो। तो वो आपका कहलाता है प्राइवेट क्लाउड। तो जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों इस्तेमाल हो रहे हो तो वो आपका हाइब्रिड कहलाता है। कह भी रहा है ना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव एनवायरमेंट्स। तो आप ये तो नहीं लिखोगे, आप भी बोलोगे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट हाइब्रिड इन विच द प्राइवेट डाटा, या ये कह सकते हो कि इन विच द सेंसिटिव डाटा रिसाइड इन प्राइवेट क्लाउड एंड लेस सेंसिटिव डाटा और लेस कमर्शियल डाटा रिसाइड्स इन पब्लिक क्लाउड। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हाइब्रिड की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद आखिरी इसके फायदे नुकसान दो दो तीन तीन। ठीक है। तो इनफ है कि आप सिंपल सिंपल कह रहे हो कि भाई कस्टमर और क्लाइंट जो होते हैं, ठीक है, वो अपना डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अब जैसे मुझे अपना डाटा लेके किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बैठ के अपना डाटा अपलोड कर देता हूँ, दूसरा वहां से एक्सेस कर लेगा, ये फायदा है। और बाकी आपको कोई भी कैरी करने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ये एक फायदा हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज के अंदर रिमोट बैकअप होता है, तो आप एक से ज़्यादा जगह पे अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हो।
इन केस अगर कोई फेलियर ऑफ हार्ड डिस्क भी हो जाता है कस्टमर का, तो वो अपना डाटा क्लाउड स्टोरेज से उठा सकता है। द क्लाउड स्टोरेज ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। ऑलमोस्ट अनलिमिटेड का मतलब है कि कहीं कहीं आपको 20-25 GB दे देते हैं तो वो उसको अनलिमिटेड कह रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 50 और स्टैरिक बनाया हुआ, तो मतलब 50 GB तक आपको मैक्सिमम दे दी, लेकिन बाद में तो फिर आपने खरीदनी की होती है। नुकसान ये होता है कि अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। कि अगर आपका स्लो या अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है और आप इस आसरे पे चले गए कि कल जाके मैं दूसरी जगह पे लॉग इन करके अपना डाटा उठा लूंगा, वहां पहुंचे तो पता चला इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो फिर आप फंस जाओगे। कुछ जगहों पे जैसे कहा ना उसने कि बिल्कुल हर जगह सस्ता नहीं होता, फ्री का नहीं होता। अगर आप की कंपनी है और उसका डाटा ज़्यादा है तो फिर आपको डेफिनेटली क्लाउड खरीदना पड़ेगा, और उसको खरीदने के लिए फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ एक्सपेंसिव। और अगर किसी वजह से आपका क्लाउड स्टोरेज फेलियर की तरफ चला गया, आपने क्लाउड स्टोरेज लिया हुआ था और वो, देखो डिजास्टर तो हो सकते हैं, सैलाब आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो फिर तो आपका जो भी डाटा है, यानी आपने क्लाउड की स्टोरेज खरीद ली और आपने फिजिकल डाटा स्टोर करना छोड़ दिया, आपने कहा क्लाउड पे तो हो ही रहा है, तो लेकिन फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन डिजास्टर की वजह से आपका डाटा वहां से भी चला जाए, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं? फीडबैक छोड़ देना। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो पूछ लो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। फीडबैक ज़रूर लिख देना।